जय हिंद एवरीवन। फॉर टर्म टू इकोनॉमिक्स के आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इंडियन इकोनॉमी आ रहा है। तो दोनों ही चैप्टर आपके आसान हैं। बेसिकली यार इसमें आपको डेफिनेशंस लास्ट वाले चैप्टर में ध्यान रखने और मनी एंड क्रेडिट में आपको दो टॉपिक्स पढ़ना है कि मनी का एक्सचेंज कैसे होता है, मनी का फॉर्म क्या होता है और उसके बाद लोन और क्रेडिट किस प्रकार से हमें मिलता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ने वाला है एनसीईआरटी से, बट लास्ट वाला चैप्टर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह याद रखने, तो उसको मैं डेफिनेशन के तरीके से आपको समझा दूंगा। तो बहुत जल्दी विद इन 15 to 20 मिनट इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, दोनों चैप्टर को। फिर आप एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से आज पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको भी पता है कि पहले के जमाने में क्या हुआ था, हम सामान का आदान प्रदान करके किसी भी चीज को लेते या देते थे। मतलब समझ लीजिए कि पैसे की जगह हम कोई किसी को सामान दे देते तो वो हमें सामान दे देता था, हमारी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन आज के समय में चीजें बदल गई हैं। Both the parties have to agree sell and buy each other commodities. This is known as the double coincidence of the wants. जैसी जिसकी जरूरत रहेगी उस प्रकार से वो एक दूसरे को ले देकर काम करते थे। बट आज के जमाने में आपको भी पता है कि मनी एक ऐसी चीज हो गई है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंजिंग प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। क्लियर। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी क्या है इस समय, जो फॉर्म देखा जाए, मतलब मनी का फॉर्म कौन कौन सा है। तो पहला फॉर्म है आपका करेंसी। करेंसी क्या होता है? द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अब आपको ये भी पता है कि पहले के जमाने में जो करेंसी होती थी वो सोने के धातु होते थे, सोने के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे या चांदी के सिक्के होते थे। उनकी खुद की वैल्यू होती थी। जबकि आज के जमाने में क्या है, लोहे का सिक्का है या फिर कागज के नोट है, उनकी ओन वैल्यू नहीं है, बट वो उनका कीमत है। क्लियर। कागज फाड़ दोगे, खत्म पूरा पैसा, बट उस नंबर की वैल्यू है, उस नोट की वैल्यू है। ठीक। In India, the Reserve Bank of India issues the currency notes on the behalf of the central government. Central government के behalf पर रिजर्व आरबीआई जो है वो नोट छापता है। No individual in India can legally refuse payment made in the rupees. तो पैसा भैया अगर आरबीआई छाप चुका है तो आप ऐसा ये नहीं कहेंगे कि भैया हमको पैसा नहीं लेना है, हमको पैसा नहीं देना है, तुम हमको कुछ और दो, हमको ये दो। इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो पहली चीज हो गई करेंसी के फॉर्म में हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं, इससे चीजें खरीदते हैं। दूसरी चीज है कि डिपॉजिट विद द बैंक। हम क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक हमें क्या करता है, इस पर बेनिफिट्स देता है, ब्याज देता है, बहुत सारी चीजें देता है, प्रॉफिट देता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिपॉजिट विद द बैंक। तो हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारे पास अमाउंट होता है उसको हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो भैया जो बैंक में होता है ना, हमारा पैसा बड़ा सेफ रहता है, तो हम बैंक में अपना पैसा जमा कर देते हैं और बैंक हमें अलग अलग फॉर्म में भी पैसा लौटाता भी है। अब बैंक में एक और चीज होती है, यू हैव हर्ड द पेमेंट ऑफ बीइंग मेड बाय द चेक्स इंस्टेड ऑफ द कैश। तो कैश की जगह पर बैंक जो है हमें चेक के फॉर्म में भी पैसा देता है, तो ये भी एक अलग तरीका है। ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन द हुज नेम इज चेक हैज बीन इशूड। तो हम क्या करते हैं कि पैसों को एक दूसरे फॉर्म में एक दूसरे तक पहुंचाते, वो होता है चेक का फॉर्म। चेक में हम क्या करते हैं, दूसरे जिसका नाम लिख देते हैं और उसका जितना अमाउंट हमें देना है वो लिख देते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो बैंक जो है उस बंदे को दे देता है। तो आप चेक पेमेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपने घर में परिवार में चेक देखा होगा और ये है चेक आपका। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि चेक से एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाता है। अब तो एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो इसमें चीजें बदल चुकी हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। इस पर आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज द कैश। तो बैंक में जो है वो पैसा कैश के फॉर्म में भी रहता है और रिटर्न फॉर्म में भी रहता है कि हाँ भाई बैंक के पास हमने अपना पैसा जमा कर दिया, तो बैंक उसको रखा हुआ है। बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू द एक्सटेंड लोन। जो भी बैंक के पास पैसा होता है या तो आप विड्रॉ कर लेते हैं या फिर बैंक क्या करता है, उस पैसे को लोगों को लोन देता है। लोन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से समझ सकते हैं कि आप उधार देता है। ठीक है। इन दिस वे द बैंक मीडिएट बिटवीन द दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन द बैंक नीड टू दिस फंड। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो भैया जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसा बैंक में जमा कर देता है सेफ्टी के लिए। दूसरा जिसके पास कमी होती है वो क्या कर लेता है, लोन ले लेता है जिसकी जरूरत होती है। तो इस प्रकार से बैंक क्या करता है, मीडिएटर के लिए तरह वर्क करता है और यूज करता है एक दूसरे लोगों का, मतलब मेंटेन करके रखता है। अब दो टाइप के क्रेडिट सिचुएशन होते हैं। क्रेडिट सिचुएशन मतलब क्रेडिट रेफर्स टू द एन एग्रीमेंट इन विच द लीडर्स supplies the borrower with the money goods service in return for the promise of the future payment। तो भैया क्रेडिट आपको क्रेडिट refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with the money good and services in the return for the promise of the future payment। तो जो भी आपने उधार लिया उसको चुकाने के लिए आप जो भी माध्यम बताते हैं बैंक को या चीजें, वो क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। क्लियर। अब दो आपको एग्जांपल दिए, देखिए जैसे फेस्टिवल सेशन आया तो एक बंदा है, उसे जूते बनाने, तो उसने क्या किया, किसी भी बंदे से या कंपनी से या कहीं से भी लोन उठा लिया, फिर उसका प्रॉफिट हुआ, उसने बेच बाच के लोन चुका दिया। तो इस वाले क्रेडिट सिस्टम को क्या कहते हैं, द सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग
working capital need of the production. The credit help him to meet the ongoing expenses production, complete production on the time, and thereby increase in the his earning. Credit therefore plays a vital positive role in his situation. तो वो जिसने लोन लिया था, जो क्रेडिट लिया था, इसके समय में पॉजिटिव रोल किया गया। अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल दिया था स्वप्ना के। स्वप्ना खेती करती है, ये लोन लेती है, इसके बाद इसके फसल उस साल उगते नहीं है, किसी कारणवश खराब हो जाते हैं, फिर वो चुका नहीं पाती, फिर अगले साल चुकाने के लिए क्या करती है, फिर से लोन लेती है ताकि फिर से फसल उगे। इस साल फसल तो उगती है, लेकिन पिछले साल का लोन चुकाते चुकाते इस साल का लोन रह जाता है। तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन जो है थोड़ी सी खराब हो जाती है। द मेन डिमांड फॉर द क्रेडिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरियाज में किस चीज के लिए लोग उधार लेते हैं, लोन लेते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कॉस्ट ऑन द सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट, सारी चीजें में लगता है। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्लोजली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग। फार्मिंग से जो भी पैसा आता है उसी से हम रीपेमेंट करते हैं। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द ब्राउजर इनटू बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम द विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो इस वाले कंडीशन में हमने देखा कि भाई साहब उधार चुका पाना काफी मुश्किल था। Whether the credit would be useful or not therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in the case of loss। तो भैया ये डिपेंड करता है कि भाई आपने किस कारण से क्रेडिट लिया, उससे आपका फायदा होता है, नुकसान होता है, वो सारी चीजें अलग अलग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज, टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। ये कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आप जब बैंक से उधार लेते हैं ना, तो बैंक आपको ऐसे ही नहीं देता है, कुछ आपकी जांच पड़ताल करता है कि भाई साहब क्यों आप उधार ले रहे हो और क्या आप चुका पाओगे, तो उसको चेक करने के लिए कोलेटरल होता है। कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स such as land, building, vehicle, livestock deposit with the bank and uses these as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो भैया क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है, तो आपने कहा कि भैया हमारे जमीन का कागजात है, ये ले लो, अगर हमने अपना कागजात नहीं, लोन पूरा नहीं किया तो हमारा जमीन हड़प लेना, ठीक। तो इस प्रकार से बैंक भी करता है भाई साहब, आपके कुछ ना कुछ रखता है। इस प्रकार से यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हाउस लोनिंग के बारे में, ठीक। Interest rate, collateral and the documentation requirement and the mode of the repayment together comprise with the called terms of the credit। Terms of credit में केवल ऐसा नहीं है कि आपका ये जो कागजात लिए जाते हैं वही है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, सारी चीजें जो होती है वो टर्म्स ऑफ द क्रेडिट कहे जाते हैं, लोन के टर्म्स कहे जाते हैं। क्लियर? चलिए डन यहां तक, बहुत बढ़िया। वैरायटी ऑफ द क्रेडिट अरेंजमेंट, ये सारी चीजें एग्जांपल्स दिए गए, इन एग्जांपल्स को आप पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज, एक नेक्स्ट तरीका का होता है लोन फ्रॉम द कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, मतलब कि सहकारी समिति होती है, मतलब कई लोगों का समूह जो होता है वो एक प्रकार से लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। गांवों में, कस्बों में, मोहल्लों में इस तरह के कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि कुछ गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक सहकारी समिति बनाते हैं। आपस में लोग एक दूसरे का पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जिसको जरूरत पड़ती है उसको वहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन द इंडिया। फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, दो टाइप के लोन्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर मतलब अगर आप बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। अगर आप मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से अगर लेते हैं लोन या उधार लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल सेक्टर। हमारे देश में ये देखा जाता है कि भाई लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा उधार लेते हैं, कारण उसका ये है कि हमें लेने में बड़ी आसानी पड़ती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन। आरबीआई जो है वो कोऑपरेटिव और बैंक का किस प्रकार से लोन दिया जा रहा है इस पर नजर टिकाकर बैठा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। बट इनफॉर्मल सेक्टर पे कोई भी नजर नहीं लगाता है, तो मतलब कोई नहीं देखता है, तो इससे ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव नीड्स टू लैंड मोर। अब ये भी जान लीजिएगा कि गांव में लोग जो है वो कहाँ से लोन लेते हैं, एक दूसरे से, दोस्तों से या किसी भी साहूकार से लोन लेते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। बैंक जो है वो इस प्रकार से लोन नहीं प्रोवाइड कर पाता जिस प्रकार से लोगों की नीड होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो गरीब हैं, पुअर हाउस होल्ड है, वो 85% कहाँ से लेते हैं भैया, फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। और जो आपके पर्पल है ये आपके 15% गाँव के लोग कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल से लेते हैं। 53% फ्यू एसेट जो हाउस होल्ड के लिए वो इनफॉर्मल से लेते हैं, 47 वहां से लेते हैं। हाँ, जो अमीर हैं, जो भी पैसे वाले, जो जानकार है, समझदार है, रिच हाउस होल्ड है, वो ज्यादातर लोन कहाँ से लेते हैं भाई साहब, बैंक से लेते हैं। अब आपको भी पता है कि नीरव मोदी इस तरह के जो लोग थे, विजय माल्या, वो लोग बैंक से काफी ज्यादा उधार लेकर गायब हो चुके हैं, आपको भी पता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, व्हाट गेट व्हाट, हु गेट्स व्हाट। ये आपको मैंने बता दिया कि अमीर फॉर्मल से लेते हैं, गरीब कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल से लेते हैं। दस इट इज नेसेसरी दैट द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पार्टिकुलरली इन द रूरल एरिया सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सोसाइटी क्रेडिट रिड्यूसेस। तो भैया बैंक और कोऑपरेटिव समिति को क्या करना चाहिए, गांव में लोगों तक लोन पहुंचाना चाहिए जिससे लोग जो है थोड़े से काम कर सके। सेकेंडली, व्हाइल द फॉर्मल सेक्शन लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। तो सबको लोन मिलना चाहिए भाई।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, तो इस प्रकार से दिखा जाता है एज फॉर सॉ फॉर द मेगा बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल, absence ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम द गेटिंग बैंक लोन। तो बैंक लोन से गांव में लोगों को मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सेल्फ ग्रुप बनाया जाता है। ये सेल्फ ग्रुप काफी हेल्पफुल होता है। ये सेल्फ ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 लोग मिलकर एक सेल्फ ग्रुप बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग पैसा अपना जमा करते रहते हैं, जुटाते रहते हैं, सेविंग करते हैं, उसी सेविंग का कोई यूज करता है। जैसे मान लीजिए 15 लोग हैं सेविंग कर रहे हैं, कभी किसी बंदे को ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो वो उसको दे दिया, अब वो बंदा धीरे धीरे उस चीज को चुकाएगा। तो इससे क्या होता है आपका एक स्मॉल हेल्प ग्रुप क्रिएट होता है, जो कि गांवों में काफी ज्यादा यूजफुल देखा गया है। उम्मीद करते हैं सरकार इस पर काफी वर्क करेगी और ढेर सारे स्मॉल हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देगी, जिससे लोगों को लोन लेने में काफी फायदा होगा। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट decision regarding the saving and the loan activities are taken by the group members, the group lead decides। तो इस प्रकार के जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वही इस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और वही लोन लेते हैं, वही पैसा जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक, चलिए फाइनली सम अप करते हैं। सम अप करने पे ये हमें पता चलता है कि मनी का जो है फॉर्म है वो आपका करेंसी हो चुका है, और कुछ हम अपने डिपॉजिट करते हैं बैंक में, अगर जो डिपॉजिट करते हैं वहीं से बैंक लोन प्रोवाइड करता है। लोन जो है वो दो सिस्टम से, एक तो फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल पे ज्यादा डिपेंडेंट कम हो गई है, शहरों में लोग फॉर्मल से ज्यादा लेते हैं और गाँव में जो है लोग इनफॉर्मल से ज्यादा लेते हैं। तो दैट वाज द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर इसके जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और चीजें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये जो कंटेंट है वो मैं अरिहंत की किताब से ले रहा हूं, तो किसी भी प्रकार का अगर कोई कॉपीराइट क्लेम करे तो भाई मैं उसे कह सकता हूं, मैं पूरा आपका अरिहंत का यूज कर रहा हूं ताकि बच्चों को मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन इन द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसेंट ईयर मार्केट इन इंडिया हैव द ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ठीक, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री मतलब ये हुआ कि द अर्ली फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनियल कंट्रीज एंड सच एज द इंडिया इंपोर्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए। बट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 20th century things began to change. Some companies became the multinational company as they spread their economic activity to the various part of the world। पहले क्या हुआ करता था भाई साहब, केवल और केवल यहाँ पर चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है और बाहर जाकर बेच दिया जाता था। बट अब जो है मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर सिचुएट होने लगी है, यहीं पर अपनी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करने लगी है आफ्टर 20th century। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यार कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है। MNCs क्या होती है। एंड MNC इज ए कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन द मोर देन वन कंट्री। एक से ज्यादा कंट्री में अगर MNC आपका प्रोडक्शन करती है या रोकती है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। वो अपना प्रोडक्ट जो है वो फिनिश होने के बाद ग्लोबली कहीं भी बेचते हैं, कहीं भी सब कुछ कर सकते हैं। ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक, चलिए एडवांटेज ऑफ द स्प्रेडिंग आउट, बाय स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज द MNCs गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज एट द चीप प्राइसेस। क्यों ये इस तरह से वर्क करती है, इसलिए करती है क्योंकि ये जहां पर वहां पर सिचुएट होने की कोशिश करती है जहां पर आप इनको कम पैसे में कम लागत में चीजें मिल जाए, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, तो इस प्रकार से किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं। सम वेज ऑफ द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, लोकल कंपनीज एंड मर्गर्स, टेक ओवर्स, MNCs। चलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इट मीन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी बेस्ड इन द वन कंट्री इनटू ए कंपनी बेस्ड इन द अनदर कंट्री। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में कोई बाहर की कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनी। MNC सेट अप ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स बाय द सेटिंग ऑफ द फैक्ट्रीज और द ऑफिस इन द फॉरेन कंट्रीज, पार्टनरशिप ऑफ द जॉइंट वेंचर। समटाइम MNCs मर्ज विद द लोकल कंपनीज, जैसे मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आकर आपके देश में सिचुएट हुई, छोटी मोटी किसी कंपनी को मिला लिया। ठीक, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। लोकल कंपनीज MNCs बाई लोकल, कभी छोटी छोटी कंपनी को खरीद लेती है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट और द लोकल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती है कि भैया आप मेरे लिए इतना काम करो, हम आपको इतना पैसा देंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, इस तरीके से भी करती है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, फॉरेन ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एक दूसरे कंट्रीज के बीच में दैट इज ट्रेड इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, और या फिर हम इसे कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर एक्सटर्नल ट्रेड, या फिर इंटर रिलीजन ट्रेड कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दोनों चीजें होती हैं। Foreign trade helps in the integration of the market in the following ways: facilitate the movement of the goods and service between the two countries, facilitate movement of the people and idea of the technology, gives opportunity to the producers to the sell their products,
बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ द गुड्स, इस तरह की चीजें फायदे होती हैं। चलिए अब आपका मेन टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन, यहां से सवाल आपके डेफिनेटली बनने वाला है इस एग्जाम में। इट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज बाय द ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रेट फॉरेन ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन कॉज द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट एज वेल एज द प्रोडक्शन सेंटर। जब हम अपने मार्केट को खोल देते हैं कि किसी भी देश के किसी भी बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ ट्रेड करें, सब कुछ करें, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, रोल ऑफ द आईटी इन द ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट इंप्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर सच एज द इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैव रिजल्टेड इन मच फास्टर डिलीवरी। इस प्रकार की डिलीवरी कम्युनिकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा तेजी आती है आईटी कारण, तो इस प्रकार से रोल है आपका ग्लोबलाइजेशन में। ठीक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है? द पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन टू द लार्ज एक्सटेंट। इट रेस्ट्रिक्ट और द इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी जितनी अच्छी रहेगी उस प्रकार से आपके यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग आएंगे, आपके यहाँ कंपनीज खड़ी करेंगे। ठीक, ट्रेड बैरियर, इट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ द गुड और द सर्विस, टैक्स ऑन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इस तरह का ट्रेड बैरियर जो हमारे यहाँ होता है कि बाहर की कंपनी आएगी तो इतना टैक्स देगी, हमारी कंपनी वहां जाएगी तो इतना टैक्स देगी, इस तरह का जो ट्रेड बैरियर होता है उस पर होता है। Restriction on the foreign trade. After independence, the government of India had put barrier on the foreign trade and foreign investment. क्योंकि शुरुआत में हमें ये लगा कि भाई जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, अब जो है वो बाहर की कंपनियों को बंद कर देंगे। लेकिन जब हमें देखा कि हमारी इकोनॉमी बहुत डीप जा रही है, तो हमने 1991 में दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जहां पर हम कुछ चीजों का रिफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड एलपीजी सिस्टम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इस पर सवाल डेफिनेटली आ सकता है आपका 2 नंबर या 3 नंबर में। अराउंड 1991 इट वाज फेल्ड दैट इंडियन प्रोड्यूसर मस्ट कम्पीट विद द प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 मेड सम मेजर चेंजेस, वही दैट इज कॉल्ड, मैं बताया आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारवाद, आप थोड़े से उदार हो जाए, कंपनियों को आने दें, उनको इन्वेस्ट करने दें, चीजों को लगाने दें, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, That is next topic, that is World Trade Organization. World Trade Organization क्या होता है? It is an international organization dealing with the global rules of the trade between the nation. तो विदेशों में जो व्यापार होता है, पूरे देश में, देश से विदेशों से जो व्यापार होता है, that is called World Trade Organization. ठीक, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन मोर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर, इट गिव्स ग्रेटर चॉइस ऑफ द गुड्स। तो इससे कंपटीशन में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। एमएनसीज हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मेनी न्यू जॉब्स मिले हैं। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स इन न्यू इंप्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में काफी चीजें बढ़ी हैं। सम लार्ज इंडियन कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। न्यू कंपनी दैट प्रोवाइड द कॉल सेंटर की का भी एक नया टर्शियरी सेक्टर में हमारा जॉब बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन दैट थ्रेटन द स्मॉल प्रोड्यूसर एज देयर प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। ये थोड़ी सी एक बात हुई है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो छोटे छोटे कंपनियां, जो देश की छोटी छोटी कंपनियां, उन पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। ठीक, गवर्नमेंट स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कुछ स्टेप्स जो है गवर्नमेंट निकालती है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। ग्रोइंग कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए भी स्ट्रगल होता है। इसके बारे में ये 5-6 पॉइंट है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक, इट इंश्योर द पॉलिसीज सच एज द लेबर लॉज और स्ट्रिक्टली फॉलो, लेबर लॉज को फॉलो करना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार से मजदूरों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द ग्लोबल कंपनीज कंपटीशन एंड इंप्रूव द वेल परफॉर्मेंस, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब जाकर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। सारी चीजें आप क्वेश्चन से सीखेंगे। मैं अरिहंत के सवाल आपको करवाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चंस करने में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं था कि मैं आपको चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँ। मैंने आपको ओवरऑल ओवरऑल बता दिया है कि कौन से टॉपिक में क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है। अब जाकर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप मैंने 4 के चारों सब्जेक्ट आपको कंप्लीटली एक बार रिवाइज करा दिए कि ओवरऑल कैसे कैसे चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपको पढ़नी है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल